देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं लेखन कला और शहरी जीवन का, है ना, पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग पढ़ लिए थे मेसोपोटामिया के बारे में, है ना, कि ये मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी। तो दो नदियों के बीच थी, दजला और फरात। उसके बाद हम लोग मेसोपोटामिया के उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, है ना, ये सारे दिशाओं में क्या क्या था वो हम लोग जान लिए थे। क्योंकि मेसोपोटामिया जो है यानी कि इराक जो है वो विविधताओं वाला देश है। कैसा देश है? वो विविधताओं, बहुत सारी विविधताएं पाई जाती है। तो वो सब हम लोग देख चुके थे। तो अब हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे कि मेसोपोटामिया में जो लिखने की कला थी, है ना, क्योंकि लिखने की कला की शुरुआत कैसे हुई, कब उसकी आवश्यकता पड़ी होगी, वो सब हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए मिट्टी की पट्टिका, वहां पर जो लिखते थे मेसोपोटामिया में, तो किस पर लिखा करते थे? मिट्टी की पट्टिका, यानी गीली मिट्टी होती थी, गीली मिट्टी की पट्टिका बना करके उसमें लिख करके उसको सुखाया जाता था। क्या किया जाता था? सुखाया जाता था। तो मेसोपोटामिया में जो मिट्टी की पट्टिका पाई जाती है वो लगभग 3200 BC की है। कितनी की है? यानी मेसोपोटामिया में जो मिट्टी की पट्टिका पाई गई है, पाई गई है, वो लगभग 3200 BC की, यानी लगभग कितने साल पुराने की है? ईसा मसीह के जन्म से 3200 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म के 3200 साल पुराना पाया गया है। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से भी 3200 साल पहले की है। क्या वो मिट्टी की जो पट्टिका पाई गई है इस पर लोग लिखते थे। और इन पट्टिकाओं में बैलों, मछलियों, रोटियों आदि के लगभग 5000 सूचियां मिली है। यानी ये जो पट्टिका मिली है ना, इसमें क्या क्या चीज का चिन्ह मिला है? सूची क्या चीज का मिला है? बैलों का, मछलियों का, रोटियों का आदि के लगभग, है ना। कितनी सूचियां मिली है? कितनी सूचियां मिली है? तो 5000 लगभग सूचियां मिली है। जो वहां के दक्षिण शहर, जो हमें क्या बताता है, वहां के दक्षिण शहर उरुक, जैसे आपको बताए थे मेसोपोटामिया में 3 शहर प्रमुख थे, है ना, मेन प्रसिद्ध जो है 3 शहर थे। कौन कौन? उर, उरुक और मारी। कौन था? उर, उरुक और मारी। तो ये जो उरुक शहर है, वो जो वहां के दक्षिणी शहर उरुक के मंदिरों में आने वाली और वहां से बाहर जाने वाली चीजों की होगी, है ना, जो सूचियां। उसके बाद हम लोग को देखना है लेखन कला। लेखन कला की शुरुआत, लेखन कला की शुरुआत। तो लेखन कला की शुरुआत कैसे हुई और इसकी आवश्यकता कब पड़ी? लेखन कला की आवश्यकता कब पड़ी? लिखने का कब शुरुआत हुआ, यानी कब उन लोगों को लगा होगा कि नहीं हमें लिखना चाहिए, है ना। तो देखिए लेखन कला की जो शुरुआत हुई कहाँ पे? मेसोपोटामिया में। जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की, जैसे लेन देन हुआ, लेन देन मतलब समझेगी, जब वो व्यापार करते थे, क्या करते थे? मेसोपोटामिया के लोग जब व्यापार करते थे तो वहाँ लेन देन होता था, है ना, सामान यहाँ से भी जाता था, वहाँ से भी आता था। तो लेन देन की आवश्यकता होती थी और उसको मतलब स्थायी रखना, कहने का मतलब कितना गया है सामान, कितना आया, इसका हिसाब रखना होता था ना। उसके लिए इसकी आवश्यकता हुआ होगा, यानी लिखने की आवश्यकता इसलिए हुआ होगा। आप देखिए, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे, क्योंकि शहरी जीवन में जो लेन देन होती थी ना वो अलग अलग समय पर होता था। ऐसा नहीं कि बस आज हुआ लेन देन फिर अगला दिन नहीं होगा। तो लेन देन की प्रक्रिया जो है अलग अलग समय पर होती थी। तो याद कैसे रखा जाए, इसीलिए मिट्टी की पट्टिका यूज किया जाता था। और यहाँ लोग लेखन के लिए गीली मिट्टी की बनी पट्टिका का इस्तेमाल करते हैं। यानी मेसोपोटामिया के लोग लेखन के लिए गीली मिट्टी की, इसकी गीली मिट्टी की बनी पट्टिका का इस्तेमाल करते थे। मतलब जो लेन देन होता था ना वो अलग अलग समय पर होता था। तो उसको अस्थायी रूप से हिसाब रखना कैसे होता होगा, तो उसी के लिए लिखने की आवश्यकता पड़ी उन लोगों को। क्योंकि लेन देन मतलब एक समय पर नहीं होता था, अलग अलग समय पर होता था। तो उसको याद कैसे रखा जाए, तो इसीलिए हिसाब रखने के लिए गीली मिट्टी की पट्टिका पर वो लोग लिखते थे। किस पर लिखते थे? गीली मिट्टी की पट्टिका पर। ठीक है, और ये जो पट्टिका पाई गई है कितना पुराना? ईसा मसीह के जन्म से 3200 साल पहले का है, 3200 BC की है। ठीक है, अब इसको और आगे हम लोग जानेंगे लेखन कला के बारे में, ना,
कि और क्या क्या लिखे इन लोगों ने। ठीक है, पहला तो हिसाब के लिए, लेन देन का हिसाब रखने के लिए लिखे थे, और अब हम लोग जानेंगे और क्या क्या चीज था। तो हम लोग देखेंगे गणित का इस्तेमाल भी ये लोग किए, गणित है ना, किसकी, गणित का, उसके बाद खगोलविद का, फिर समय का, तो वो सब चीज आगे हम लोग जानेंगे। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग लेखन कला की शुरुआत देख रहे थे ना, लेखन कार्य की शुरुआत। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिसे बाद में धूप में सुखाया जाता था, यानी जो पट्टिका, गीली मिट्टी की पट्टिका होती थी ना, उसको जब उसमें उकेरा जाता था, लिखा जाता था, उसके बाद उसको क्या किया जाता था, सुखाया जाता था। लगभग जो है, लगभग कितना, लगभग 2600 BC के आसपास, यानी ईसा मसीह के जन्म से 2600 साल पहले के आसपास वर्ण जो थी वो क्या था, किलाकार। किलाकार मतलब लिपि वहां की क्या थी, किलाक्षर। किलाकार मतलब ये लिपि थी, किलाकार क्या थी, लिपि, है ना। लिपि किसको कहते हैं, लिखने की ढंग को, लिखने की ढंग को, यानी लिखने की ढंग को लिपि कहते हैं। जैसे हम लोग जो अभी लिखते हैं ना अभी आप लोग जो लिख रहे हैं कॉपी में, वो कौन सी लिपि है, देवनागरी। क्या है, हमारा जो लिखने का ढंग है वो कौन सा है, हिंदी में देवनागरी और इंग्लिश में रोमन है। बात समझे कि नहीं। हम लोग जो हिंदी में लिखते हैं वो क्या है क्या है, देवनागरी। हिंदी का लिखने का ढंग क्या है, देवनागरी, और इंग्लिश का लिखने का ढंग हमारा क्या है, रोमन। तो हमारी लिपि क्या हो गई, देवनागरी और रोमन। तो उस समय जो लोग मिट्टी की पट्टिका पर लिखते थे ना, गीली मिट्टी की पट्टिका पर, और फिर बाद में सुखाते थे, तो वहां पे जो लिपि थी, लिखने का जो ढंग था वो क्या था, किलाकार, यानी किलाक्षर भी बोलते हैं इसे। क्या कहते हैं, किलाक्षर। कौन सी लिपि, किलाक्षर। ठीक है, यानी ये लिखने की ढंग थी, कहां का, मेसोपोटामिया का। तो कितने के आसपास, 2600 के आसपास वर्ण किलाकार हो चुके थे। इस समय भाषा सुमेरियन थी। इस समय वहां की भाषा क्या थी, सुमेरियन। आपको बताएं कि सबसे पहली ज्ञात भाषा जो है वो क्या थी, सुमेरियन थी। उसके बाद क्या आया, अकदी आया 2400 के आसपास। फिर 1400 BC के आसपास कब आया, क्या आया, अरामाइक भाषा आया, है ना। बात समझे, जो हिब्रू से मिलती जुलती थी। यानी मेसोपोटामिया में सबसे पहली ज्ञात भाषा जो थी वो सुमेरियन थी, सुमेरी भाषा। उसके बाद अकदी भाषा 2400 BC के आसपास, और 1400 BC के आसपास क्या आया, अरामाइक। और ये जो अरामाइक भाषा थी वो किससे मिलती जुलती थी, हिब्रू से, है ना, हिब्रू भाषा। देखिए, इस समय भाषा सुमेरियन थी, और अंत में यहाँ शब्दकोश भी बनाया गया। अंत में यहाँ क्या बनाए गए, शब्दकोश। अब देखिए, मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन, मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन, यानी मेसोपोटामिया ने दुनिया को सबसे बड़ी देन, मतलब समझ में आ रहा है ना, मेसोपोटामिया ने दुनिया को क्या दिया, सबसे बड़ा चीज क्या दिया, मेसोपोटामिया सभ्यता ने दुनिया को क्या दिया है। तो देखिए, दुनिया को क्या दिया है, तो काल गणना। काल गणना मतलब समय का गणना, काल गणना मतलब समय का गणना। बात समझे, ये समय का गणना क्या हुआ, जैसे आज अभी देखते हैं कि एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं ना, तो आज जिस चीज को हम लोग यूज कर रहे हैं ना, वो उस समय पहले यूज करते थे वो लोग। कौन लोग, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग, यानी वो लोग जो यूज करते थे आज हम लोग भी उसको अपनाए हुए हैं। किसको अपनाए हुए हैं, उसके काल गणना को। जैसे साल में 12 महीने होते हैं, तो ये आज हमको पता है नहीं, हम लोग आज इसका यूज कर रहे हैं ना, तो ये बात कब पता थी, उसी समय। कब, मेसोपोटामिया के सभ्यता के लोग यूज करते थे। देखिए, तो मेसोपोटामिया ने दुनिया को क्या दिया, तो काल गणना और गणित की पूर्ण परंपरा दिया है। काल गणना भी दिया और गणित के बारे में बताया, यानी काल गणना और गणित। जैसे देखिए, लगभग 1800 BC के आसपास ऐसी कई पट्टिकाएं मिली है, लगभग 1800 BC के आसपास जो है कई ऐसी पट्टिकाएं मिली है मेसोपोटामिया में, जिसमें गुना और भाग क्या है, जो पट्टिका मिला है गीली मिट्टी की पट्टिका, उसको सुखा करके रखा गया, उसमें क्या मिला, गुना और भाग। गुना और
भाग की तालिका मिली है, यानी गुना भाग किया हुआ तालिका है ना। उसके बाद वर्ग वर्गमूल के बारे में भी मिला है, वर्ग वर्गमूल के बारे में भी मिला है ना। अब देखिए पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार, क्योंकि आपको बताया गया कि मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो खगोलविद भी थे, यानी ग्रहों के बारे में भी उनको जानकारी था, ग्रह उपग्रह इसके बारे में भी जानकारी था, जैसे गणित की जानकारी थी है ना। गणित की जानकारी थी, क्या क्या, गुना भाग वर्ग वर्गमूल ये सब मिला हुआ है ना। क्या क्या मिला है, हाँ गुना भाग वर्ग वर्गमूल गणित में मिली है उसकी तालिका, और फिर क्या मिली है, ग्रहों के बारे में जानकारी भी हमें मिली है। तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार क्या बताया गया, सुनिए। उसके अनुसार बताया गया एक वर्ष का 12 महीने में विभाजन, एक साल का विभाजन कितने में हुआ, 12 महीने में। फिर एक महीने का विभाजन किसमें हुआ, 4 हफ्तों में। फिर एक दिन का 24 घंटों में, एक घंटे का 60 मिनट में। अब बताइए यही सब चीज का आज भी हम लोग यूज कर रहे हैं ना। तो ये सब कब से शुरू है, उसी समय से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से। वहां के लोग इसका विभाजन किए, समय का विभाजन किए इस तरह से, जिसका यूज आज भी हम कर रहे हैं। तो आज भी हमारे जीवन का ये हिस्सा है, इसी तरह हम लोग चल रहे हैं। तो ये आज भी हमारे जीवन का हिस्सा है कि नहीं। और यह काल गणना हमें मेसोपोटामिया वासियों से ही मिली है कि नहीं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, है ना। ये सारी जानकारी हमें कहाँ से मिली है, मेसोपोटामिया सभ्यता से मिली है, जिसका यूज हम लोग आज भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या था, लेखन कला की शुरुआत है ना, जिसमें हम लोग पढ़े कि लेखन कला की शुरुआत कब हुई, फिर इसमें क्या क्या था, कहाँ पर लिखते थे, मतलब गीली मिट्टी है ना, पट्टिका पर लिखते थे, ये सारी जानकारी हमें प्राप्त हो गई है ना। चलिए अब इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखो अब मेसोपोटामिया में जो शहर थे वो विकसित कहाँ हुए, मेसोपोटामिया में शहर विकसित कहाँ हुए। देखिए मंदिर के चारों ओर विकसित हुए शहर, यानी वहां पे जो मंदिर थे, जहां जहां पे मंदिर थे उसके चारों ओर शहर विकसित हो गए। उसके चारों ओर क्या विकसित हुए, शहर, इसके चारों ओर, मंदिर के चारों ओर। और व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए शहर। बहुत सारे शहर ऐसे विकसित हुए जो व्यापार के लिए विकसित हो गए। व्यापार मतलब व्यापार का वो केंद्र बन गया। जैसे आप देखते हैं कि अगर यहाँ पर व्यापार अगर देखा जाए तो क्या हर जगह चीज़ों मतलब वस्तुएं बिकती हैं क्या, नहीं, उसके लिए एक जगह होती है जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, बाजार, हटिया, है ना, ये सब जगहों पर बिकती है ना। तो उसके रूप में भी कुछ शहर केंद्र हैं जहाँ पे जो फेमस है और वहीं पर वो सारी सामानें बिकती हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, व्यापार के केंद्र। तो बहुत सारे शहर जो है ना व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए थे, है ना। और बहुत सारे शहर कहाँ विकसित हुए, मंदिर के चारों ओर। जहां जहां पे मंदिर थे वहां पे भी शहर विकसित हो गए। ऐसा क्यों, देखिए अगर बड़ी संख्या में अगर आप देखें जो फेमस मंदिर है, जैसे आप देखिए काशी है, अयोध्या है ना, तो जो फेमस मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पे शहर विकसित हो जाते हैं अपने आप। कैसे, क्योंकि लोग जानते हैं यहाँ पे हम वस्तुओं को बेच सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को बेच सकते हैं। तो उसके लिए लोग वहां धीरे धीरे बसना शुरू कर देते हैं, दुकान लगाना शुरू कर देते हैं। इस तरह से मंदिर के चारों ओर शहर बस जाते हैं। तो उसी तरह से मेसोपोटामिया में भी मंदिर के चारों ओर क्या विकसित हो गए, शहर विकसित हो गए। और व्यापार के केंद्रों के रूप में भी शहर विकसित हुए। व्यापार के केंद्र मतलब जो व्यापार का केंद्र बना, व्यापार का केंद्र यानी जहाँ पे सारी सुविधाएं होती है, जहाँ पे परिवहन का सुविधा होता है, जहाँ पे इजी से गाड़ियां आ जाए, चली जाए, है ना। यानी सड़क का माध्यम अच्छा होना चाहिए, तभी तो गाड़ी आएगा और जाएगा। सामान किससे आएगा, जाएगा गाड़ियों से। तो वो शहर जो जहाँ पे इजी से सब चीज सामान पहुंच जाए,
तो वो किस रूप में विकसित हो गया? व्यापार का केंद्र के रूप में। यानी वहां पे क्या होता था? व्यापार। तो जो शहर विकसित हुए किसके रूप में? व्यापार के केंद्रों के रूप में भी शहर विकसित हो गए। और तीसरा क्या था? शाही शहर। कौन सा शहर? शाही। अब शाही शहर कौन सा होगा? तो शाही शहर क्या हो गया? जहां पे बड़े लोग रहते होंगे, या तो कह सकते हैं राजा के रूप में कोई रहता होगा, तो वो कहलाता है शाही शहर। तो वहां पे मेसोपोटामिया में 3 तरह से शहर को विकसित हुए। कितने तरह से? पहला कैसे हुआ? मंदिर के चारों ओर विकसित हुए शहर। दूसरा व्यापार केंद्र के रूप में विकसित हुआ शहर। और तीसरा शाही शहर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मेसोपोटामिया की जो शहरी जीवन है उसकी क्या विशेषता थी। यानी मेसोपोटामिया में शहरी जीवन, यानी शहर में जो लोग रहते थे ना, उसकी क्या विशेषता थी, कैसे था? तो शहरों में बड़ी संख्या में लोग रह रहे थे। यानी जहां जहां पे शहर बस गया, जो मंदिर के चारों ओर हो या व्यापार केंद्रों के चारों ओर था, तो वहां पे बड़ी संख्या में लोग रह रहे थे। क्योंकि आप जानते हैं जहां शहर होगा वहां लोगों को काम भी मिल जाता है ना। शहरों में क्या होता है? लोगों को काम भी मिल जाता है। ठीक है, तो शहरों में बड़ी संख्या में लोग रहते थे। और जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती हैं, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या बढ़ने लग जाती है। यानी किसी एक स्थान पर जनसंख्या कब बढ़ जाती है? जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा अन्य आर्थिक गतिविधियां जब शुरू हो जाती है ना। आर्थिक गतिविधियां मतलब वो गतिविधियां जिससे लोग पैसे कमाते हैं, है ना। क्या करते हैं? पैसे कमाते हैं। ऐसी गतिविधियां जिससे लोग पैसे कमाते हैं, तो वो आर्थिक गतिविधि हो गया। क्या हो गया? आर्थिक गतिविधि हो गया। जैसे दुकान हो गया, है ना, सामानों का लेन देन हो गया, है ना, तो ये सारा आर्थिक गतिविधि है। इसके बाद कस्बे बसने लगते हैं। इसके बाद वहां क्या होने लगते हैं? जब शहर बस जाता है ना, तो वहां पे कस्बे भी बस जाते हैं। कस्बे यानी शहर के आउटसाइड, यानी शहर के अगल बगल भी लोग रहने लगते हैं, जिसको हम लोग कस्बा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्था में होता क्या है? क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा अन्य सेवाओं का भी महत्वपूर्ण भूमिका होता है। क्या होता है? शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा, किसके उत्पादन के अलावा? खाद्य उत्पादन। ये खाद्य उत्पादन क्या होता है? खाने वाली वस्तुओं का उत्पादन। खाद्य उत्पादन मतलब खाने वाली वस्तुओं का उत्पादन, समझे? उसको बोलते हैं खाद्य उत्पादन। खाने वाली वस्तुएं मतलब अरे कृषि, खेती बाड़ी, है ना, ये हो गया खाद्य उत्पादन का तरीका ना। जैसे धान है, गेहूं है, ये हमारे खाने वाली फसल है। तो क्या होगा? इसको हम क्या बोलेंगे? खाद्य उत्पादन, है ना। तो क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्था में क्या हुआ? खाद्य उत्पादन के अलावा अन्य सेवाओं का भी महत्वपूर्ण भूमिका होता है। अब ये अन्य सेवाएं क्या है? जैसे आपको बोले थे, अन्य सेवा का मतलब होता है जैसे परिवहन वाला। देखिए क्या, देखिए परिवहन वाला, ठीक है, जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र में लाते हैं। परिवहन को किस में लाते हैं? सेवा क्षेत्र में। शिक्षा को किस में लाते हैं? सेवा क्षेत्र में। मतलब क्या है? जैसे आप ऑटो में बैठे, गिरिडीह गए, मतलब कहने का मतलब आप कुछ दूरी तय, मतलब बैठे क्यों? कहीं जाने के लिए ना। आप जब वहां उतरेंगे तो उसको आप क्या देंगे? पैसे देंगे, है ना। जितना भाड़ा होगा उसका वो आप देंगे। तो उसके बदले क्या कहिएगा? टेम्पो हमको दे दीजिए या ऑटो हमको दे दीजिए, ऐसा होगा क्या? देगा वो? यानी जब बदले में आपको कुछ ना मिले, आप पैसे देंगे लेकिन बदले में कुछ मिलेगा नहीं, तो उसको कहते हैं सेवा। क्या कहते हैं? सेवा। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो ये भी एक सेवा हो गया। क्या हो गया? क्योंकि मंथली आप देते हैं, बदले में कुछ ऐसा आपको नहीं मिलता है इसको छू पकड़ के देख सके, है ना। तो ये भी क्या हो गया? सेवा क्षेत्र। क्या हो गया? इसको सेवा बोलते हैं। क्लियर है? डॉक्टर, वो भी क्या दे रहे हैं? सेवा दे रहे हैं। बात समझेगी? क्योंकि डॉक्टर आपको कुछ नहीं देता है, देते हैं क्या? बस आपको चेकअप किए, यानी देखें, उसके बाद एक पर्ची में लिख के दे दिए। क्या बदले में कुछ दिए वो आपको? पैसा तो लिए वो ना, अपना फीस, लेकिन बदले में कुछ नहीं दिए। वो तो कहाँ आपको लेना पड़ता है? मेडिकल में लेना पड़ता है। तो वो भी सेवा हो गया। क्या हो गया? समझ में आया? जहाँ बदले में आपको कुछ ऐसा ना मिले जिसको छू पकड़ के देखें। जैसे एरोप्लेन में आप बैठेंगे, आप चल गए मुंबई, कलकत्ता, कहीं भी चल गए, तो क्या कहिएगा? जो सीट पे बैठे थे हमको दे दीजिए, ऐसा होगा क्या? आप बैठे वहां उतर गए, पैसे दिए, आपको क्या मिला? सेवा मिला। क्या मिला? सेवा। तो यही है।
तो शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा क्या होता है, अन्य सेवाओं का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। अन्य सेवा में तो बहुत सारी चीजें आ जाएगी इसमें। चलिए ये हो गया मेसोपोटामिया की शहरी जीवन की विशेषता। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है।